जोहार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में देखेंगे हम लोग लिपि का आविष्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है हिंदी सब्जेक्ट वालों के लिए और नेट के हिंदी और टीआरएल वालों के लिए। तो टीआरएल में दिया गया है भाषा विज्ञान, इसमें ध्यान देंगे भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान में हम लोग देखेंगे लिपि का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे हम लोग लिपि का इतिहास। हमने पहले देखा है कि वाचिक अर्थात ध्वन्यात्मक भाषा क्षणस्थायी होती है। उससे स्थायित्व देने की भावना से ही लिपि का आविर्भाव हुआ। लिपि ने भाषा को देश और काल के बंधन से मुक्त कर दिया और भाषा की क्षण स्थायित्व को चिरस्थायित्व में परिणत कर दिया। जिस प्रकार भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है, जरूर कठिन है, उसी प्रकार लिपि की उत्पत्ति के संबंध में भी कठिन है। भाषा के उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों की चर्चा के प्रसंग में हमने देखा है कि भाषोत्पत्ति को लेकर विद्वानों ने अनेक प्रकार के अनुमान किए हैं, किंतु उनमें कोई भी सर्वथा ग्राह्य नहीं है। लगभग यही स्थिति लिपि का भी है। यूँ भाषा की उत्पत्ति की तुलना में लिपि की उत्पत्ति बहुत बाद की चीज़ है। भाषा तो जन्म से होती है, लिपि तो बाद में इसको लिपिबद्ध किया जाता है। भाषा आज के लाखों वर्ष पहले उत्पन्न हुई, किंतु लिपि का इतिहास 5-6 हजार वर्ष के पहले नहीं जा पाता। बात यह है कि भाषा का संबंध जीवन से है और लिपि का संबंध सभ्यता के विकास से। इसको ध्यान देंगे, भाषा का संबंध जीवन से है और लिपि का संबंध सभ्यता के विकास से है। बिना लिपि के भी मनुष्य का काम चल सकता है, चल ही रहा है। कुछ कुछ भाषा में लिपि नहीं है। आज भी संसार में बहुसंख्यक मनुष्य ऐसे हैं जिनको लिखने पढ़ने से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी वे भाषा का प्रयोग करते हैं। जिसे हमने कहा कुछ कुछ बोली या भाषा में लिपि नहीं है ना। मनुष्य के हृदय में जितने प्रकार के भाव या विचार उठते हैं, उन सब की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा संभव नहीं है। कहीं दर्द होता है तो हम यह भी नहीं कह पाते कि वह दर्द कैसा है। बड़े स्थूल रूप से व्यक्त करते हैं, जिसे सुनकर श्रोता की कोई स्पष्ट धारणा नहीं होती है। ऐसे ही एक मिठाई से दूसरी मिठाई के स्वाद का अंतर बताना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लड्डू और पेड़े या गुलाब जामुन और रसगुल्ले के मिठास में क्या अंतर है, यह कौन बता सकता है। तात्पर्य कि भावों की व्यापकता और गंभीरता को भाषा में हूबहू अभिव्यक्त कर देना संभव नहीं है। जिस प्रकार उच्चारित भाषा के द्वारा भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार लिपि के द्वारा भी उच्चारित भाषा की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। यदि उच्चारित भाषा की सीमाएं हैं तो लिखित भाषा की सीमाएं कम नहीं हैं, बल्कि उच्चारित भाषा की उपेक्षा कुछ बढ़कर ही है। लिखित भाषा उच्चारित भाषा का स्थूल सांकेतिक रूप है। स्थूल इसलिए कि भाषा के उच्चारित रूप में बल, तान, स्वर आदि के द्वारा अर्थ संबंधी जो विशेषताएं लाई जाती है, वे लिखित भाषा में नहीं लाई जा सकती। कहाँ जोर से बोलें, कहाँ धीरे से, कहाँ किस प्रकार से के काकू का प्रयोग करें, कहाँ स्वर ऊंचा करें, कहाँ नीचे करें, यह सब लिखकर भाषा को बताना असंभव प्राय है। पाठक को अपनी ओर से ध्वनि संबंधी इन गुणों की कल्पना करनी पड़ती है। दूसरी बात इस प्रसंग में स्मरण रखने की यह है कि जिस प्रकार ध्वनि और विचार का, या यूँ कहें कि शब्द और अर्थ का संबंध रूढ़ है, उसमें कोई यौक्तिक और निश्चित
संबंध नहीं है। आज लिपि का जो विकसित रूप हमारे सामने है, उसे देखकर लिपि के प्रारंभिक रूप की कल्पना करना कठिन है, किंतु इतिहास बताता है कि लिपि के भी विकास सोपान रहे हैं, जो मुख्यतः 3 हैं: चित्रलिपि, भावलिपि और ध्वनि लिपि। ये इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है। विकास के सोपान, जो लिपि के विकास के सोपान 3 है, और वो कौन कौन है? चित्रलिपि, भावलिपि और ध्वनि लिपि। चित्रलिपि लिपि का प्राचीनतम और प्रारंभिक रूप चित्रात्मक था, अर्थात मनुष्य जिस वस्तु को लिपिबद्ध करना चाहता था उसका चित्र बना देता था। यदि पहाड़ को लिपिबद्ध करना हुआ तो ऊंची नीची रेखाएं खींच दी, यदि मनुष्य लिखना हुआ तो रेखाओं की सहायता से उनकी आकृति अंकित कर दी। इसी तरह वृक्षों, पशुओं, पक्षियों आदि के भी चित्र खींच दिए जाते थे। स्थायित्व देने की भावना की तृप्ति तो चित्रलिपि से आवश्यक हो जाता है, अवश्य हो जाती थी, किंतु उसकी अनेक त्रुटियां थी। तो कैसे कैसे सुधार हुआ, विकास हुआ, उसको हम लोग देख रहे हैं ना। का नंबर में है, चित्रों की सहायता से वस्तुओं को अंकित करने से में सांकेतिक अनंतता सबसे प्रमुख त्रुटि थी। जितनी वस्तुएं अंकित करनी होती थी उतने प्रकार के चित्र बनाने पड़ते थे। घोड़ों के चित्र से हाथी का बोध नहीं हो सकता था, और न पर्वत के चित्र से नदी का। तो इस तरह से चित्र बनाते बनाते बहुत बड़ा बड़ा स्पेस लिखता था, है ना। अब खा नंबर देखते हैं। दूसरी त्रुटि यह थी कि प्रत्येक वस्तु के लिए पृथक संकेत बनाने पड़ते थे। संकेतों की अनंतता के साथ संकेतों का पार्थक्य अनिवार्य रूप से मिला हुआ था। चित्रलिपि का यह भी एक बहुत बड़ा दोष था कि उनमें स्थान बहुत घिरता था। वह मनुष्य है, यह लिखने की अपेक्षा मनुष्य का चित्र बनाना चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, सदा अधिक स्थान लेगा। अब चित्र से हम कोई भाव को व्यक्त करेंगे तो जगह तो लेती ही थी। तो वो कैसे कैसे सुधारा गया और आधुनिक में कैसे बन गया, इसको देखेंगे। चित्रलिपि समय साध्य थी। किसी वस्तु का चित्र बनाना बहुत जल्दी में संभव नहीं हो सकता था, तो समय लेता था। एक तो चित्र बनाने हों तो किसी प्रकार काम चल भी सकता था, लेकिन जहाँ सब कुछ चित्रों की सहायता से ही अभिव्यक्त करना हो, वहाँ समय के अपव्यय की सहज ही कल्पना की जा सकती है। अगला नंबर देखते हैं। समय साध्यता का प्रभाव लेखन की गति पर पड़ना अनिवार्य है। चित्र बनाने में यदि समय अधिक लगता है तो अनुपाततः लिखने की गति में मंदता रहेगी। जितनी तेज से आज हम ध्वन्यात्मक लिपि में लिख सकते हैं, उतनी तेजी से चित्रलिपि में नहीं लिख सकते। तो ये सोच के हम समझ सकते हैं। 4 नंबर, चित्रलिपि की एक और बहुत बड़ी त्रुटि यह थी कि उसमें केवल स्थूल वस्तुओं का ही उल्लेख हो सकता था, सूक्ष्म अथवा अमूर्त वस्तुओं की नहीं। चित्रलिपि से जैसे भावना, कुछ भाव को व्यक्त करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, वो असंभव था। पर्वत, नदी, वृक्ष, पशु आदि का चित्र बना देना तो संभव है, किंतु प्रेम, दया, करुणा, उत्साह आदि का नहीं। अब प्रेम को कैसे चित्र द्वारा प्रस्तुत करेंगे, दया को, करुणा को, उत्साह को, ये सब में दिक्कत होती थी। चित्रलिपि में दोष तो अनेक थे, किंतु एक गुण भी था और वह थी सर्वबोध्यता। आज भी ध्वन्यात्मक लिपियों में कोई शब्द लिखने पर उसे वही समझ सकता है जो उस भाषा और लिपि से परिचित हो। उदाहरणार्थ, देवनागरी में हाथी शब्द लिखा देखकर इसका अर्थ वही समझ सकता है जो देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा से परिचित हो। फिर दूसरे वाले कैसे समझेंगे, है ना। यह संकेत रूसी, फ्रांसीसी या अंग्रेजी जानने वाले के लिए अर्थहीन है, किंतु हाथी का चित्र देखकर कोई भी हाथी का अर्थ समझ सकता है। ये फायदा था, है ना। सर्वबोधिया मतलब भाषा समझो या ना समझो, लेकिन उसका चित्र तो ही होगा ना। तो चित्र देखकर भाषा समझने वाला रहे चाहे ना समझने वाला, लेकिन वो समझ सकता था, चाहे वह रूसी बोलने वाला हो, चाहे फ्रांसीसी, चाहे अंग्रेजी।
कहने की आवश्यकता नहीं कि दोषों की तुलना में गुण नितांत नगण्य था। स्वभावतः मनुष्य की बुद्धि किसी ऐसी लिपि के अनुसंधान में अग्रसर हुई जिसमें उपयुक्त त्रुटियां कम से कम रहें। लिपि के विकास क्रम में जो दूसरा सोपान हमें मिलता है उसे भावलिपि या विचार लिपि कहा गया है। तो अब देखेंगे हम लोग भावलिपि, है ना। चित्र बनाना सरल नहीं था। सभी में उच्च कोटि की कलात्मकता नहीं होती जिससे उनके बनाए चित्र सुंदर और सुडौल हों। चित्रों में के सुंदर न होने में चित्र बनाने वाली सामग्री का भी हाथ होता है। सभी चित्र बनाने वाले एक ही प्रकार का चित्र नहीं बना पाते होंगे। कलात्मक हाथों से बनाया गया पर्वत का चित्र कलाहीन हाथों से बने पर्वत का चित्र की अपेक्षा निश्चित ही बहुत भिन्न होता होगा। इस भेद के कारण ऐसा भी स्थिति आई होगी जिसमें चित्र की स्पष्टता दूर हो गई हो और चित्र अधूरा रह गया हो। अर्थ या भाव की अभिव्यक्ति की दृष्टि से वह चित्र भले ही अधूरा रहा हो किंतु उसमें लाघव भी आया होगा। उदाहरणार्थ, कई ऊंचे नीचे रेखाओं की सहायता से पर्वत की चित्र बनाने की अपेक्षा एक आड़ी और एक सीधी रेखा खींचकर पर्वत का भाव उत्पन्न करना निश्चित ही अधिक सरल हुआ होगा। मनुष्य का चित्र बनाते समय केस, ललाट, आँख, कान, नाक, मुंह, गर्दन, हाथ, पेट, पीठ, कमर आदि के लिए रेखाएं खींचना पर्याप्त जटिल कार्य रहा होगा। बाद में लाघव के लिए एक एक अंक का पूर्ण अंकन न करके एक वृत्त मुख, उससे नीचे एक रेखा, उसकी दोनों तरफ लटकी हुई दो रेखाएं, फिर नीचे की ओर एक रेखाएं खींचकर उससे दो रेखाएं दो तरफ खींच देना मनुष्य की आकृति प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त माना लिया गया होगा। जैसे आज का अनेक व्यंग्य चित्रों में देखा जाता है। कम से कम रेखाओं से अधिक भाव व्यक्त कर देना लाघव की इच्छा का ही परिणाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारंभ में पूर्ण चित्र और बाद में उसे आंशिक अंकन वस्तुबोध की दृष्टि से निश्चय ही बहुत अंतर आया होगा और वह अंतर स्वाभाविक न होकर रूढ़ बन गया होगा। तो लिपि कैसे कैसे विकास हुआ। शुरू में पूर्ण चित्र बनाते थे, बाद में जैसे आदमी का बनाते हैं इस तरह से लकीर की तरह ही ना है, तो पहले थोड़ा सा समझ में आता है कि आदमी है, तो इसी तरह से छोटा करते गए, उसके बाद उसमें बाद में लिपि में कन्वर्ट हो गया। तो लोग सोचने लगे कि लिपि से कोई भी भाव या किसी भी चीज़ को जल्दी व्यक्त किया जा सकता है। उन विशिष्ट संकेतों से उन्हीं समाजों में भाव की अभिव्यक्ति हो सकती थी जिसमें वे संकेत प्रचलित रहे हों, क्योंकि वे संकेत किसी वस्तु का चित्र न होकर स्थूल चित्रभास बन गए होंगे। इसलिए वैसे चित्रों का बोध भावलिपि शब्द द्वारा कराया जाता है। वैसे संकेत चित्र न होकर चित्र से उत्पन्न होने वाले भाव को स्थूलता से अंकित कर देते थे। भावलिपि का एक स्पष्ट लाभ यह था कि चित्रलिपि की अपेक्षा वह अधिक संक्षेपित हो गई। दूसरी बात यह कि भावलिपि की सहायता से कोई वस्तु ही नहीं, घटना भी अंकित की जा सकती थी। कोई भी घटना को भावलिपि से अंकित किया जा सकता था, क्योंकि थोड़े संकेतों में अधिक बात हटाने की क्षमता का विकास हो गया। किंतु मनुष्य की प्रगतिशील बुद्धि केवल भावलिपि से संतुष्ट होने वाली नहीं थी। वह किसी ऐसे लिपि की खोज में लगी रही जिसमें ध्वनियों को अंकित किया जा सके। तो अब आता है ध्वनि लिपि। लिपि के विकास में ध्वनि लिपि सबसे बड़ी उपलब्धि है,
क्योंकि इसमें चित्र और भाव की भूमिका से ऊपर उठकर प्रत्येक ध्वनि को अंकित करने की क्षमता विकास पाया गया। मतलब ध्वनि लिपि से ही हम लोग भाव को भी व्यक्त कर सकते थे और कोई चित्र को भी लिख कर व्यक्त कर सकते थे। ध्वनि लिपि के उदाहरण के रूप में देवनागरी, रोमन, अरबी आदि को ले सकते हैं। कुछ लोगों ने देवनागरी को अक्षर मूलक सिलेबिक और रोमन को वर्ण मूलक अल्फाबेटिक लिपि माना है और अक्षर मूलक लिपि की अपेक्षा वर्ण मूलक लिपि को उत्कृष्ट बताया है, किंतु ये दोनों ही स्थापनाएं अग्राह्य है। देवनागरी भी वर्ण मूलक लिपि है, उसे अक्षर मूलक कहना संगत नहीं है। सिलेबिक शब्द अंग्रेजी के सिलेबल से बना है। एक सिलेबल में उतने ध्वनि की गणना होती है जिनका एक साथ उच्चारण किया जाता है। इस दृष्टि से अब तक तब तक चंदन तांडव का सिलेबिक रूप होगा। अब तक तब तक चंदन तांडव कहने की आवश्यकता नहीं है कि अब तक में अब और तक सिलेबल है। सिलेबल 2 ही है किंतु वर्ण 4 हैं। इसलिए अंग्रेजी के अंधाधुंध अनुकरण से नागरिक के सिलेबल लिपि मान लेना भ्रांत है। सिलेबिक लिपि की अपेक्षा अल्फाबेटिक लिपि को उत्कृष्ट कहना भी गलत है। यह बात केवल यांत्रिकता को ध्यान में रखकर कही जाती है, किंतु लिपि का संबंध केवल यंत्र से ही नहीं है। संसार की लिपियों में कौन सबसे प्राचीन है, इसको लेकर विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है, परंतु इस प्रश्न को लेकर अनुमान का जाल बिछ गया है। इसमें तथ्य को देखना असंभव है। हमने पीछे देखा है कि भाषा की उत्पत्ति या आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर कैसी कैसी कल्पनाएं की गई है। लिपि संबंधी कल्पना भी उसमें कम मनोरंजक नहीं है। मतलब लिपि भी वैसे ही। लिपियों के प्राचीनतम परीक्षण राष्ट्रीय और स्थानीय पक्षपातों में भी आक्रांत रहा है। तो हमने देखा ध्वनि लिपि, भाव लिपि और चित्रलिपि और लिपि का इतिहास। इस तरह से हम लोग भाषा विज्ञान में लिपि का इतिहास को कवर किए हैं। अगले दिन हम लोग अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये TRL नेट के लिए बहुत TRL नेट का महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में अन्य टॉपिक के साथ फिर से जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहें और नया अपडेट पाते रहें। धन्यवाद।